इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। सोनाली के गुरुग्राम वाले फ्लैट की जांच के बाद गोवा पुलिस अब नोएडा पहुंच चुकी है, जहां सेक्टर 52 में स्थित सोनाली के फ्लैट की जांच की गई। इस दौरान गोवा पुलिस के साथ यूपी की पुलिस भी मौजूद रही। अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें गोवा पुलिस दिख रही है, लोकल पुलिस भी मौजूद है, यानी यूपी की पुलिस मौजूद है। और ये दोनों ही राज्यों की पुलिस एक साथ वहां पे बातचीत कर रही है और वहां पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जांच की कड़ियां आपस में अब जुड़ रही हैं। और जहां जहां भी सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी कोई फ्लैट है, वहां भी जांच की जा रही है उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कि क्या उनकी मौत में कहीं इस प्रॉपर्टी का एंगल तो नहीं है। तो गोवा पुलिस ने फ्लैट की जांच की है। और गुरुग्राम के बाद अब ये दूसरा फ्लैट कहां पे है, वो है नोएडा के सेक्टर 52 में। और 52 में फिलहाल जो नोएडा की पुलिस है वो भी पहुंची हुई है, गोवा पुलिस भी वहां पे मौजूद है। और यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकलता है, इस पे हम सभी की निगाह है। सोनाली फोगाट मौत केस में गुत्थी सुलझती नहीं है कि अगले सवालों की गुत्थी सबके सामने आ जाती है और एक और केस को उलझा देती है। गोवा में सोनाली फोगाट की मौत हुई और अब जांच का दायरा 3 राज्यों तक फैल चुका है। गोवा पुलिस की टीम अब नोएडा का एंगल भी खंगाल रही है। नोएडा में सोनाली फोगाट का एक और फ्लैट है, जिसकी जांच के लिए गोवा पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है। गोवा, गुरुग्राम और नोएडा तक तहकीकात। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सच की तलाश। देखो, मैं आपको अभी इस वक्त कुछ नहीं बता सकता, ये मैटर इन्वेस्टिगेशन में है। सोनाली फोगाट के परिवार को सीबीआई से आस। नहीं, गोवा पुलिस तो वैसे टाइम पास कर रही है, कोई ऐसा कोई खास काम नहीं। सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री का ट्रायंगल। सोनाली केस में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, नए रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। सोनाली फोगाट से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसके आधार पर पुलिस अब हर कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। इससे पहले गोवा में पुलिस ने मौत के सुराग तलाशने की कोशिश की और उसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम, हिसार और रोहतक तक मर्डर केस की फाइल में दर्ज एक एक पहलू को परखा गया। लेकिन जब गोवा पुलिस सबूतों की तलाश में नोएडा पहुंची तो पता चला कि सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट में भी सोनाली फोगाट के नाम पर एक फ्लैट है, जिसे उन्होंने किराए पर दे रखा था। जिस वक्त गोवा पुलिस नोएडा में सोनाली फोगाट के फ्लैट पर पहुंची, उसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें गोवा पुलिस के अलावा लोकल थाने की फोर्स और अरावली अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट भी दिखे। नोएडा वाले फ्लैट या सोसाइटी का वीडियो जानकारी के मुताबिक गोवा पुलिस की टीम सोमवार रात करीब 8 बजे सेक्टर 52 नोएडा के अरावली अपार्टमेंट पहुंची और करीब 2.5 घंटे तक तफ्तीश की। यहां सोनाली के किराएदारों से पूछताछ भी की गई। पुलिस के साथ सोनाली के परिवार के लोग भी मौजूद थे। सोनाली फोगाट ने 3 साल पहले फ्लैट संख्या 122 से किराए पर दिया था, जिसके बारे में वहां रह रहे किराएदारों से पूछताछ की और फिर तफ्तीश के बाद गोवा पुलिस वापस गुरुग्राम लौट गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा में जांच के दौरान पुलिस का जोर इस बात पर था कि सोनाली के फ्लैट का किराया कौन लेता था। फ्लैट को सोनाली ने खुद किराए पर लगाया था या किसी ब्रोकर के जरिए ये काम कराया था। आखिरी बार सोनाली फोगाट कब नोएडा के फ्लैट पर आई थी, किराया किसके अकाउंट में ट्रांसफर होता था, इसकी भी जानकारी मांगी गई है। वहीं परिवार का आरोप है कि पैसों और प्रॉपर्टी के लालच में सोनाली फोगाट की हत्या को अंजाम दिया गया है और उसके पीछे सोनाली के पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर सांगवान का हाथ है, जो काफी वक्त से सोनाली फोगाट के साथ रहता था। दावा तो ये भी है कि सोनाली फोगाट, उनका पीए सुधीर सांगवान और एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह तीनों नोएडा से दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से फ्लाइट लेकर गोवा पहुंचे थे। सवाल है कि क्या सोनाली के मर्डर की स्क्रिप्ट नोएडा में ही लिखी गई थी। सोनाली हत्याकांड में गोवा पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। गोवा से हरियाणा और यूपी तक सोनाली केस के तार जोड़ रहे हैं। पुलिस ने सोनाली के गुरुग्राम वाले फ्लैट से कई जरूरी सामान बरामद किए हैं। हिसार और रोहतक में भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं नोएडा वाले फ्लैट में रह रहे किराएदारों से भी सोनाली केस में पूछताछ हो चुकी है।
सोनाली की बेटी यशोधरा ने पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम को ट्वीट कर सोनाली हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की है। यशोधरा का कहना है कि वो गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, इसलिए सोनाली का केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए। सोनाली का परिवार लगातार सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में मांग कर रहा है। वहीं इस मामले में गोवा पुलिस अब तक सोनाली से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और हत्या के सबूत जुटाने में लगी हुई है। और आज गोवा की पुलिस नोएडा में भी मौजूद है, जहां नोएडा में 52 में सोनाली फोगाट का फ्लैट है। लेकिन परिवार का और खासकर उनकी बिटिया जो है यशोधरा, उसका कहना है, उसकी अपील है कि ये मामला सीबीआई के पास हो। बैंक अकाउंट से सोनाली के पैसों के लेन देन की जानकारी मिलने के बाद गोवा पुलिस मामले की एक और कड़ी जोड़ पाएगी कि सोनाली ने किसे कितना पैसा दिया है। और इस हत्याकांड के पीछे कहीं पैसा तो असली वजह नहीं है। जांच के इन सवालों के बीच सोनाली का परिवार पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तीन बैंक अकाउंट से सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री। 3 लाल डायरियों से खोलेगा मौत का राज। सोनाली फोगाट हत्या केस को सुलझाने के लिए गोवा पुलिस लगातार जांच में जुटी है, लेकिन अब तक इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझी नहीं है। वैसे गोवा पुलिस ने हिसार पहुंचकर सोनाली के फार्म हाउस, फ्लैट और आलीशान कोठी की जांच की। अब गोवा पुलिस का फोकस सोनाली के बैंक अकाउंट पर जाकर टिका है। गोवा पुलिस को सोनाली के 3 बैंक अकाउंट की डिटेल का इंतजार है, जिससे सोनाली के पैसे के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलेगी और फिर गोवा पुलिस को पता चलेगा कि सोनाली ने किसे कितने पैसे दिए। माना जा रहा है कि इन 3 बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल आने के बाद ये पता लग जाएगा कि सोनाली ने किसे कितना पैसा दिया और उनके पीए सुधीर सांगवान के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया गया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सोनाली के अकाउंट से काफी ट्रांजैक्शन किया गया है और डिटेल आने के बाद इसे पूरी तरह से खंगाला जाएगा। गोवा पुलिस ने जांच को और आगे बढ़ाते हुए इस केस में आरोपी सुधीर सांगवान के बैंक अकाउंट भी खंगाले। गोवा पुलिस ने हिसार के बंधन बैंक जाकर सुधीर के बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी। हिसार में पिछले 4 दिन से डटी गोवा पुलिस को जांच के दौरान कई सबूत हाथ लगे हैं, जिनकी मदद से मामले को सुलझाने का काम किया जा रहा है। सोनाली ने किसे दी मोटी रकम, बैंक अकाउंट में दर्ज मौत का राज, बंद लॉकर से सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री। सोनाली का परिवार शुरू से ही प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मर्डर की आशंका जता रहा है। सोनाली के रिश्तेदार अब गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और वो सुधीर को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। गोवा पुलिस ने वहाँ सुधीर से भी वीडियो कॉल करके पूछा भी इसका पासवर्ड बताओ, तो उसने 3-4 बार पासवर्ड, वो पहले तो मेरे को पता नहीं, फिर उसने 3-4 बार बताए तो नहीं खुला। फिर उन्होंने सील कर दिया। मैंने भांजी से भी आपको पहले बताया, भांजी से पूछा, मैं क्या पता बेटिया को पता, उन्होंने भी कहा मामा जी मेरे को नहीं पता इसका पासवर्ड क्या है। सोनाली का परिवार मनोहर लाल खट्टर से मिलकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर सकता है। इस पूरे मामले में सोनाली के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग कर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी भी लिखी है। वहीं सोनाली के रिश्तेदार विकास फोगाट ने कहा कि अगर मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं होते तो वो हाई कोर्ट जाकर सीबीआई जांच की अपील करेंगे। जांच को लेके अभी हाई कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि हमें गोवा पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो बिल्कुल फर्जी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्योंकि ना तो सुधीर सांगवान को यहाँ लाया गया है उनके द्वारा, क्योंकि अगर सुधीर सांगवान नहीं आया तो निशानदेही तो वही करवाता, प्रॉपर ढंग से अच्छी तरीके से बताता वो कहाँ क्या किया है, उसने क्या नहीं किया। हम इससे बिल्कुल नाखुश हैं। 3 डायरी में लिखा है कातिल का नाम, क्या है फार्म हाउस में साजिश का सच। सोनाली मर्डर केस में अभी भी गोवा पुलिस के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अहम सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल गोवा पुलिस 3 डायरी और 3 बैंक अकाउंट की कड़ियों को जोड़कर मर्डर केस की तहकीकात में जुटी है, ताकि हत्याकांड का सच सबके सामने आ सके। ताइवान से तनाव के बीच चीन पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। इसका दावा खुद चीन ने किया है। चीन का दावा है
कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने उसके यूनिवर्सिटी के ईमेल सिस्टम पर साइबर हमला किया है। चीन की सुरक्षा में बड़ी सेंध का दावा इस वक्त किया जा रहा है और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां चीन की सुरक्षा में बड़ी सेंध का दावा चीन की तरफ से। ईमेल सिस्टम पर अटैक की बात चीन कह रहा है, अमेरिका पर साइबर अटैक का आरोप चीन लगा रहा है। तो चीन का रुख एक बार फिर से बहुत ज्यादा कड़ा हो चुका है इस पूरे एंगल से। चीन जो चालबाजी अब तक अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनाता रहा है, वही स्ट्रैटेजी उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगा है। ताइवान से तनातनी के बीच चीन ने दावा किया है कि उसकी सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी हुई है, उस पर बड़ा साइबर अटैक किया गया है और ये साइबर अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ताइवान के सहयोगी अमेरिका ने किया है। चीन के सुरक्षा कवच में बड़ी सेंध। ईमेल सिस्टम पर अटैक का दावा। चीन पर अमेरिका का बड़ा प्रहार। एक नहीं, दो नहीं, 1000 बार, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 से भी ज्यादा बार चीन पर साइबर अटैक हुए और ये दावा भी चीन से ही आया। यानी चीन की सुरक्षा में बड़ी सेंध लग गई और चीन बेबसी के आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक तरफ चीन ताइवान के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है, उसकी जंगी जहाज ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं, उसके फाइटर जेट चीन के आसमान में दहाड़ रहे हैं। माहौल ऐसा लग रहा है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर देगा। ऐसे में चीन लगातार ताइवान को युद्ध के लिए उकसाने में लगा है, लेकिन चीन ताइवान की घेराबंदी को और मजबूत कर उससे पहले उसकी ही सुरक्षा में बड़ी सेंध लग गई है। चीन ने दावा किया है कि उसके यूनिवर्सिटी पर साइबर हमला हुआ, यूनिवर्सिटी के ईमेल सिस्टम को हैक किया गया। चीन ने साइबर हमले का आरोप अमेरिका पर लगाया। चीन ने दावा किया कि अमेरिका की NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने उसकी सुरक्षा में सेंध लगाई और यूनिवर्सिटी के ईमेल सिस्टम पर करीब 10,000 से भी ज्यादा बार साइबर हमला किया गया। क्योंकि अगर अमेरिका चीन की यूनिवर्सिटी के ईमेल सिस्टम को हैक कर सकता है तो आगे आने वाले वक्त में चीन के डिफेंस सिस्टम पर भी बड़ा साइबर प्रहार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चीन अपने ही घर में हार जाएगा, क्योंकि मॉडर्न वॉर में लड़ाई टेक्नोलॉजी पर ही लड़ने के दावे हो रहे हैं। मतलब ये कि अगर चीन में उसकी रक्षा प्रणाली पर प्रहार हुआ तो चीन बेबस हो जाएगा। चीन न ही अपने मिसाइल को एक्टिवेट कर पाएगा, न ही उसके जंगी जहाज किसी से संपर्क रख पाएंगे। चीन के फाइटर उड़ेंगे लेकिन अपनी दिशा खो देंगे। मतलब चीन के डिफेंस सिस्टम पर साइबर प्रहार हुआ तो वो चारों खाने चित हो जाएगा। उसकी सारी रक्षा तकनीक धरी की धरी रह जाएंगी, उसके गोला बारूद भी धरे रह जाएंगे। अब तक चीन ये रणनीति अपने दुश्मन देशों के खिलाफ अपनाता है, लेकिन उसके ही हथियार से अब खुद उस पर ही हमला हुआ है। चीन पर दूसरे देशों की जासूसी के आरोप लगते रहे। कई बार खबरें सामने आई कि चीन ने अपने दुश्मन देश पर साइबर अटैक की कोशिश की, लेकिन इस बार वो खुद ही साइबर हमले का शिकार होने का दावा कर रहा है। फिलहाल जिस ताइवान के खिलाफ चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, उस ताइवान के खिलाफ भी इसी साइबर रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका की एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने ताइवान के 3,500 साइबर टारगेट की पहचान की। इसमें ताइवान के 183 मिलिट्री बेस, 341 ट्रांसपोर्ट ठिकाने, 550 संचार केंद्र और 2,397 सरकारी संस्थान से जुड़े टारगेट शामिल हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन इन ठिकानों पर 2012 और 2013 से ही रैकी कर रहा था। साइबर अटैक के जरिए चीन ताइवान को बेबस और लाचार करने में जुटा था, लेकिन बेबसी के आंसू अब चीन को बहाने पड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा में बड़ी सेंध लग गई है। मतलब युद्ध के मोर्चे पर चीन बैकफुट पर आ गया है। ताइवान से युद्ध की स्थिति में उसे सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका से मिल रही है। बड़ी खबर अमेरिका से इस वक्त मिल रही है। जो बाइडेन ने चीन को घेरने की नई स्ट्रैटेजी दी है। बाइडेन ने टाइगर टीम बनाई है, जिसके जरिए अमेरिका अब हथियार सप्लाई पर फोकस कर रहा है। चीन से हथियारों की होड़ के बीच अमेरिका की ये नई चाल है, नई स्ट्रैटेजी है। और वैसे भी अमेरिका ये आरोप झेलता रहा है कि जिस भी दो देश के बीच तनातनी की स्थिति हो, वहां
अमेरिका आग में घी डालने का काम इसलिए भी करता है ताकि उसके हथियारों की सप्लाई बंद न हो, हथियारों की सप्लाई चलती रहे, क्योंकि उसका बड़ा बिजनेस, बड़ा व्यापार एक ये भी है। तो चीन को घेरने के लिए जो नई स्ट्रैटेजी तैयार की है इस वक्त अमेरिका ने, वो है हथियार सप्लाई, और उस पर उसका फोकस पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ जाना है। और इसके लिए क्या हुआ है, एक टाइगर टीम का गठन हुआ है। ये टाइगर टीम किस तरीके से एक्टिव रहेगी, ये इस वक्त मैं आपको अपडेट कर रही हूं। बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक एक सीक्रेट मीटिंग की बहुत चर्चा है। ये मीटिंग राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुलाई है। इस मीटिंग में बाइडेन की टाइगर टीम भी होगी, जिसे एक मिशन सौंपा गया है। इस मिशन के तहत अमेरिका के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर चीन को रोकने की कोशिश करेंगे। हथियार सिर्फ डराने, धमकाने, मर्डर करने का जरिया नहीं है। हथियार बर्बादी की वो दास्तां है जिससे सिर्फ और सिर्फ तबाही की भयानक कहानियां लिखी जा सकती है। जलते यूक्रेन की तपिश पूरी दुनिया में फैल रही है। समंदर में ड्रैगन के युद्धपोतों ने बारूद बिछा दिया है। इजराइल के मिसाइलों ने सीरिया को झुलसा दिया है। ईरान इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े देश है। मतलब फारस की खाड़ी भी धधकने वाली है। श्रीलंका का संग्राम इराक की सड़कों पर भी दिख रहा है। और इन सब की वजहें कई हो सकती हैं, लेकिन जो दुनिया खुली आंखों से देख रही है वो है हथियार। दुनिया भर में हथियारों के सबसे बड़े सौदागर अमेरिका ने चीन को करारा जवाब देने के लिए टीम तैयार की है। इस टीम का नाम है टाइगर टीम। ये टीम दुनिया भर में अपने हथियारों की सप्लाई का मूल्यांकन करेगी। जैसे किस देश को इस वक्त कितना हथियार बेचा जा रहा है, किस देश को किस मूल्य पर कितने हथियार बेचे गए, किस देश को डोनेशन के तौर पर हथियार दिए गए, किस देश को कितने हथियारों की जरूरत है और कौन सा देश कितने हथियार खरीदना चाहता है। हथियारों के जरिए देशों पर अपना प्रभाव जमाने की अमेरिका की ये नई पॉलिसी नहीं है, लेकिन अब एक टीम इस मिशन पर लग गई है, जिसका काम दुनिया में चीन की मुखालफत करने वाले देशों को हथियारों से इस तरह पाट दिया जाए कि चीन परेशान हो जाए। हमला करें तो किस पर, क्योंकि अब जापान भी मिसाइलें बना रहा है और ताइवान के पास भी दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जाएं तो जाएं कहां? पेंटागन ने पिछले महीने यानी अगस्त में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टाइगर टीम के नाम से गठित ये टास्क फोर्स ड्रोन्स की सप्लाई की समीक्षा करेंगी। किन देशों को इसकी जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट है। ये टीम हेलीकॉप्टर, टैंक और दूसरे मिलिट्री उपकरणों की तेजी से सप्लाई की बाधा को दूर करने की स्टडी करेगी। इस टाइगर टीम का एकमात्र मकसद है पूरी दुनिया में अमेरिका के पार्टनर्स खड़े करना, अपने सहयोगियों की सूची में इजाफा करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बाद ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, जहां दो सुपर पावर अमेरिका वर्सेस नहीं है, बल्कि अमेरिका वर्सेस चीन है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व बदल रहा है। चीन को खुद की ताकत का गुमान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, जिसका नतीजा होगा सिर्फ तबाही।
बड़ी खबर ताइवान से आ रही है। चीन ने फिर ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। 5 सितंबर को चीन के 17 फाइटर जेट और 4 जंगी जहाज ताइवान की सीमा में आए। ताइवान में चीन की घुसपैठी और ताइवान की सीमा में 17 फाइटर जेट विमान घुस चुके हैं। 4 जंगी जहाज ने भी घुसपैठ की है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। और ताइवान में चीन की घुसपैठ की कोशिश एक बार फिर से, और तनातनी के बीच में यहाँ पे फाइटर विमान भी भेजे जा रहे हैं। जंगी जहाजों की तस्वीरें भी हम एक एक करके आपको दिखाएंगे और मूवमेंट शुरू हो चुका है। तो पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको देंगे, उससे पहले अमेरिका के आर्म्स एक्सपोर्ट की रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि ये हथियारों की जंग की जड़ है। अमेरिका नंबर 1 हथियार सप्लायर है, लेकिन अब चीन अमेरिका को इसमें भी चुनौती दे रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की तैनाती को लेकर प्लानिंग की जानी है। मतलब 2 बातें साफ हैं। पहली, हथियार सप्लाई के जरिए पार्टनर बनाना, और दूसरा, हथियार सप्लाई से होने वाली आमदनी। अब जरा अमेरिका का वो डाटा भी देख लीजिए, जिसमें किस देश को अमेरिका कितना हथियार सप्लाई करता है उसकी पूरी डिटेल है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच दुनिया के 5 बड़े हथियार सप्लायर देश हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। इस लिस्ट में 2017 से 2021 के बीच दुनिया में जिन देशों ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे उनके नाम भी हैं। ये हैं भारत, सऊदी अरब, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चीन। मतलब चीन हथियार भी ज्यादा बेचता है और खुद खरीदने में भी पीछे नहीं है। इन हथियारों की डिमांड ने ही दुनिया में कहर बरपाया है। असल में अमेरिका अपने पार्टनर और सहयोगियों को मूल रूप से हथियार बेचता है और इसे मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर जस्टिफाई करता है। लेकिन अब चीन अमेरिका को हथियार सप्लायर के तौर पर पीछे छोड़ने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका का कारोबार छीन रहा है। ये डेटा देख लीजिए। अमेरिका के यूरोप को दिए गए हथियारों में 19% की वृद्धि हुई है। इसी समय में मिडिल ईस्ट को हथियार सप्लाई करने में भी इजाफा हुआ है। ये 2.8% बढ़ा है। लेकिन अमेरिका का फॉरेन मिलिट्री सेल्स लगातार गिर रहा है। 2021 में इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू थी $3,400 करोड़। 2020 के मुकाबले इसमें 31% की कमी आई है। 2016 के बाद अमेरिका के फॉरेन मिलिट्री सेल्स की ये सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका चिंतित है। और दूसरी ओर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट कहती है कि 2010 से 2020 तक चीन ने करीब $1,700 करोड़ का हथियार बेचा है। चीन सबसे ज्यादा अपने हथियार मिडिल ईस्ट को बेचता है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की क्षमता ही उसका सबसे बड़ा सेलिंग फैक्टर है। जैसे मिडिल ईस्ट में हथियार सप्लाई से चीन को पैसा ही नहीं मिलता, अपना प्रभाव कायम करने का मौका भी मिल जाता है। अमेरिका चीन से हर फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। सभी को पता है कि ताइवान अमेरिका हथियारों की बदौलत ही चीन से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है, और अब अमेरिका सबसे घातक हथियारों को लेकर ताइवान से डील कर रहा है, जिससे चीन के होश फाख्ता है। चीन के जंगी जहाजों से मुकाबले के लिए समंदर में अमेरिका के 2 युद्धपोत लहरा रहे हैं। ताइवान को अमेरिका की सपोर्ट का लेवल समझिए। चीन के लाख विरोध के बावजूद इन शब्दों के साथ कि अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी में विश्वास करता है,
बाइडेन प्रशासन ने ताइवान को हथियार खरीदने की नई शॉपिंग लिस्ट सौंपी है। अमेरिका ने ताइवान को हार्पून और दूसरी मिसाइलों सहित सैन्य उपकरणों के लिए करीब $100 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है। पूरी दुनिया जानती है कि ताइवान के सैनिकों की ताकत अमेरिका ही बढ़ाता है। ताइवान को अमेरिका ने हथियारों से पाट दिया है। इस वक्त ताइवान कहने के लिए भले ही छोटा सा देश हो, लेकिन उसके पास 741 एयरक्राफ्ट हैं, 288 फाइटर जेट्स हैं, 91 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। ताइवान के पास 1110 टैंक हैं, 257 सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें मौजूद हैं। और ये सच है, बावजूद इसके चीन के मुकाबले ताइवान कम से कम सैनिक ताकत में तो कहीं नहीं टिकता। लिहाजा अमेरिका अंधाधुंध हथियारों की सप्लाई करता है। कहीं कोई सीमा नहीं है। चीन इसी अमेरिकी ताकत को पाने के लिए बेताब है, क्योंकि जल में, जमीन में, आकाश में, अंतरिक्ष में चीन अमेरिका के लिए हर जगह चुनौती बन गया है। इसका असर अमेरिका की दुनिया भर में बनी इमेज पर पड़ रहा है। अमेरिका हमेशा से खुद को दुनिया का चौधरी मानता रहा है, और अब चीन सामने खड़ा हो रहा है तो हथियार की होड़ से इसे जीतने की कोशिश की जा रही है। ये उदाहरण देखिए, यूक्रेन को पुतिन जीत चुके होते अगर अमेरिका और यूरोप की ओर से हथियारों की बाढ़ ना आई होती। राष्ट्रपति जेलेंस्की को खुलकर सहयोग मिल रहा है, और क्यों अब तक इसीलिए टिका है। अमेरिका चीन के सामने इसे उदाहरण के तौर पर लेने की उम्मीद लगा रहा है, जबकि शी जिनपिंग पुतिन के कदमों को फॉलो कर रहे हैं। यूक्रेन की तरह ताइवान पर अटैक, लेकिन ये अमेरिकी हथियार ड्रैगन के दांतों को खट्टा किए हुए हैं। सच्चाई यही है कि हथियारों के मामले में दुनिया तीर कमान, तलवारों और तोपों के मुकाबले आज बहुत आगे निकल आई है। आज दुनिया के कई मुल्कों के पास परमाणु बम है। अंतरिक्ष से जंग लड़ने के साजो सामान हैं, ड्रोन हैं, और वो मिसाइलें हैं जिन्हें एक जगह से दागकर दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला किया जा सकता है। अत्याधुनिक हथियारों में तब्दील हो गई ये मिसाइलें किसी भी जंग का रुख कैसे मोड़ सकती हैं, इसका उदाहरण आज रूस यूक्रेन युद्ध में मिल रहा है। मार्च में रूस ने यूक्रेन युद्ध में पहली बार 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये वो मिसाइलें हैं जिनकी अमेरिका के पास अभी कमी है, लेकिन अमेरिका के पास उससे ज्यादा खतरनाक हथियार हैं। वो सिर्फ शस्त्र के तौर पर नहीं, कूटनीतिक तौर पर भी। अमेरिका दुनिया का वो देश है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन दुनिया के हर देश से है। किसी न किसी तौर पर अमेरिका दुनिया की जरूरत बना हुआ है। इन संबंधों का अमेरिका भरपूर फायदा उठाता है। दूसरी ओर चीन है, जो अफ्रीका से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान तक अपना प्रभुत्व जमाने में लगा हुआ है, और हथियारों की ये होड़ ना जाने कब खत्म होगी, जंग से या सुलह से। चीन की आंख में ताइवान कांटे की तरह चुभ रहा है। अमेरिका से ताइवान की दोस्ती उसे परेशान कर रही है। बाइडेन से मिल रहे हथियारों को लेकर बीजिंग में बहुत तनाव है। ऐसे में दावा तो ये किया जा रहा है कि चीन की सेना किसी भी वक्त ताइवान पर अटैक कर सकती है। चीन को अपनी ताकत दिखाएगा ताइवान। चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा ताइवान। जंग से पहले ताइवान का शक्ति प्रदर्शन। चीन से तनाव के बीच ताइवान ने अपना दूसरा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें ताइवान की सेना असली युद्ध जैसा अभ्यास कर रही है।
यानी ताइवान के जंगी जहाजों और मिसाइलों की गूंज चीन तक पहुंचेगी और ड्रैगन की आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। ताइवान की सेना इस लाइव फायर ड्रिल में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और बख्तरबंद गाड़ियों समेत कई दूसरे हथियारों का परीक्षण करेगी और जिनपिंग की आर्मी ये सब देखती रह जाएगी। ताइवानी मीडिया के मुताबिक वायुसेना और विशेष बल कमांड ने अपने AH-64E अपाचे और AH-1W सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर्स को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए भेज दिया है। ताइवान में आज से शुरू हो रहा ये युद्धाभ्यास 8 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 9वीं सेना कोर के जवान भाग लेंगे। ताइवान ने इस युद्धाभ्यास को लियन युंग ड्रिल नाम दिया है, जो पिंगटुंग काउंटी के संयुक्त प्रशिक्षण बेस कमांड में आयोजित हो रहा है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान की सेना की संयुक्त बटालियन स्नाइपर्स, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मोर्टार का 4 दिनों का युद्धाभ्यास करेगी। इस युद्धाभ्यास में असली हथियारों से टारगेट को ध्वस्त करने का अभ्यास किया जाएगा। ताइवान में हर साल होने वाले हुआंग श्रृंखला की ड्रिल के बाद ये सशस्त्र बलों का दूसरा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। ताइवान के लिए इस युद्धाभ्यास की काफी अहमियत है, क्योंकि ताइवान किसी भी कीमत पर चीन के सामने झुकना नहीं चाहता। इसीलिए लाइव फायर ड्रिल के लिए 8वीं कोर के सैनिकों को दक्षिणी ताइवान के ताइनान, काओशुंग और पिंगटुंग शहरों और काउंटी की रक्षा के जिम्मेदार सैनिकों को शामिल किया गया है। लियन युंग एक बड़े पैमाने पर लाइव फायर सैन्य अभ्यास है, जिसे देश की सेना आमतौर पर संयुक्त संचालन प्रशिक्षण बेस कमांड में साल में 6 बार आयोजित करती है। यानी चीन के सामने ताइवान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर जंग हुई तो वो चुप नहीं बैठेगा और चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त बड़ी खबर आबकारी मामले में देश भर में 30 जगह पर ईडी की छापेमारी चल रही है। गुरुग्राम, लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद में छापेमारी इस वक्त जारी है। तो आबकारी नीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके घरों पर छापेमारी की खबर मिल रही है और ये 1-2 नहीं बल्कि 30 ऐसे जगह पे हैं जहां ईडी का एक्शन है। एक एक करके वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लोकेशन क्या क्या है ये एक बार फिर हम आपको अपडेट करें। गुरुग्राम, लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद। केजरीवाल वो सत्ता में इसलिए आए थे कि वो कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं। जो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे वो आज कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए हैं और उन्होंने दिल्ली के अंदर टैक्स पेयर के पैसे को शराब माफिया के साथ मिलकर खजाने के साथ चोरी की है, डाका डाला है। और दिल्ली की जनता आज बहुत गुस्से में है कि वो शराब माफिया के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली के जनता के हक को छीना है, दिल्ली के युवाओं को नशे की ओर झोंका है और साथ ही साथ हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर शराब के ठेके खोलकर शराब माफिया के कमीशन को 2% से 12% किया। और सीधे अपनी सहयोगी प्रियंका कांडपाल का रुख करते हैं। प्रियंका, इस वक्त ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि घंटों गुजर चुका है और इस बीच छापेमारी की कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। समीर महिंद्रू का ये घर जोरबाग पे इस वक्त हम मौजूद है। अभी भी ईडी की जो टीम है वो सुबह से यहाँ पर आई हुई है। 6:30-7 बजे का समय बताया जा रहा है जब सुबह ईडी की टीम इनके घर पे पहुंची थी। अभी तक वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, यानी कि दस्तावेज, पूछताछ, जो भी रूटीन होता है ईडी का वो लगातार अंदर चल रहा है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 लोगों की टीम है जो यहाँ सुबह आई है, जिसमें से एक शख्स को परिवार के ले जाया गया है, जिनके साथ 2-3 सदस्य गए हैं ईडी के। लेकिन बाकी जो तमाम ईडी के ऑफिसर्स आए हुए हैं वो फिलहाल भी अंदर मौजूद हैं। ये उनकी कोठी की, उनके घर की तस्वीरें फिलहाल आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई की जो एफआईआर है उसी के जो आरोपी हैं उन्हीं के घर पर ईडी की जो रेड है आज वो चल रही है। बताया जा रहा है 30 लोकेशंस पर ये रेड चल रही है। दिल्ली के साथ मुंबई, हैदराबाद की अगर बात की जाए, चंडीगढ़ की बात की जाए, अलग अलग लोकेशन में ये रेड चल रही है। अमित अरोड़ा जो गुरुग्राम में, जिसका एक और जो आरोपी हैं समीर महिंद्रू के साथ, उसकी भी जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी लगातार
लगातार ईडी की रेड चल रही है। जाहिर तौर पर अब सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री भी आबकारी नीति में हो गई है। आबकारी नीति पे जो एफआईआर सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई थी उसके अभियुक्त नंबर 1 मनीष सिसोदिया है। हालांकि उनके घर पे आज ईडी की कोई छापेमारी या कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये समीर महिंद्रू का घर आबकारी नीति में बताया जा रहा है कि ये एमडी है इंडो स्पिरिट कंपनी के और इन पर लेन देन का आरोप लगा है। 4 से 5 करोड़ रुपया जो है ये आरोप लगाया गया है कि इन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सरकार को या ठेके जो ये शराब के व्यापारी हैं उन तक उनको फायदा पहुंचाया, जिसके चलते आज ईडी की रेड यहाँ पर की जा रही है। जी प्रियंका, जब भी ऐसा एक्शन हम देखते हैं पहले सीबीआई का, और सीबीआई कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ईडी की टीमों से जरूर शेयर करती है और उस आधार पे फिर छापेमारी की प्लानिंग तैयारी होती है। तो आज जो 30 जगहों पे छापेमारी हो रही है उसको देखकर बिल्कुल हम ये कहने की स्थिति में है कि आने वाले दिनों में इन सबकी परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि टीमों के पास इंफॉर्मेशन है, चाहे वो सीबीआई हो या फिर ईडी हो। जी बिल्कुल, हालांकि मनीष सिसोदिया साफ तौर पर इस बात को कहते आए हैं कि सीबीआई को ना उनके घर से कुछ मिला ना उनके लॉकर से कुछ मिला, लेकिन जिस तरीके से पूरा केस आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि सीबीआई के बाद ईडी की भी जो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है, तो शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज 30 लोकेशन पे ये लगातार छापेमारी चल रही है। जोरबाग का ये लोकेशन जहां हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त में, यहाँ पर ईडी की मौजूदगी है। इसके अलावा गुरुग्राम की बात करें, मुंबई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, ऐसी लोकेशंस में लगातार छापेमारी जो है वो चल रही है। इकट्ठा किया जा रहा है जानकारी को। आज ये बताया जा रहा है कि खास तौर पर वो लोग जो शराब व्यापारी हैं या ठेकेदार हैं, जो यानी कि केवल पब्लिक सर्वेंट नहीं बल्कि आज जो फोकस है वो शराब व्यापारियों पर, बिजनेसमैन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यानी कि पैसे के लेन देन से जो जुड़े हुए थे वो लोग जिनको फायदा पहुंचाया गया या वो लोग जिनसे फायदा पहुंचवाया गया, क्योंकि लगातार जब हम आबकारी नीति की बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाया गया था, जो एफआईआर में भी मौजूद है, कि गलत तरीके से लोगों को इस शराब नीति का फायदा पहुंचाया गया, चाहे वो लाइसेंस फीस जो जमा करनी थी वो माफ करके की गई हो और जो लोग हैं उनको ऑफ द रूल्स जाके यानी कि नियमों को ताक पे रख के फायदा पहुंचाया गया। तो आज जो ईडी की रेड है वो मुख्यतः ऐसे ही लोगों के घर पे है जो कि बिचौलिए या शराब कारोबारी हैं। जी रीमा, इस बीच हम जरा सियासत के एंगल से भी बात कर ले, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत हमलावर है। हस्ताक्षर अभियान एक तरफ चल रहा है और जिन जिन लोगों का नाम आया है उसमें सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी बाकायदा नाम लेकर, स्टिंग भी लेकर सामने आ रही है। तो आने वाले वक्त में ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और दोनों ही तरफ से, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों के तेवर और तल्ख होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, देखिए अभी रेड चल ही रही है और 11:45 पर सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं 3 बजे जो बीजेपी के लोग हैं वो मनीष सिसोदिया के घर की तरफ मार्च करेंगे, यानी कि राजनीति भी पूरी हो रही है। उनका कहना है कि एक्साइज पॉलिसी पे इस्तीफा दे मनीष सिसोदिया, इस वजह से आज बीजेपी का 3 बजे मार्च है। उससे पहले सौरभ भारद्वाज अभी जो रेड चल रही है उसके बारे में आम आदमी पार्टी की का जो पक्ष है वो सामने रखने वाले हैं। तो तल्खी दोनों तरफ से कम नहीं हो रही है और दोनों ही इस मामले को हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे हैं। जहां पर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को सीधे तौर पर सीबीआई और ईडी के पीछे होने की बात कह रही है, वहीं पर आम आदमी जो बीजेपी है उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि जो किया है। पास लौटती हूँ, एक और हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी खबर पे और डिफेंस कॉलोनी से, वो हैं दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, वहां से क्या जानकारी, क्या तस्वीरें वहां के बारे में, क्या क्या ये भी शराब कारोबारी हैं, इनका कैसे वास्ता है इस पूरे एंगल से? देखिए, कहीं ना कहीं एक्साइज पॉलिसी को लेकर जिन लोगों की नाम लिस्ट में थे उनमें से 9वें नंबर पर अमित अरोड़ा का नाम है, क्योंकि रिटेल कारोबारी ये रहे हैं और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इनके घर पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि यहाँ के जो गार्ड हैं उनसे हमने जब बात की तो उनका कहना था कि अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है इस तरह की, लेकिन जो यहाँ पर 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर के जो लोग हैं वो अमित अरोड़ा का घर है और यहाँ पर वो अक्सर रहते हैं, ये कहा गया है। लेकिन ईडी की टीम यहाँ पर क्या सुबह आकर निकल गई या फिर अभी कुछ देर पहले ही गई है, इस पूरे मामले पर मीडिया को कोई जानकारी यहाँ कोई देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी को लेकर आज देश भर में ईडी की छापेमारी की जा रही है, उसको लेकर यहाँ पर भी इस तरह की रेड की आप दोनों का एक बार फिर से रुख करेंगे। आज देश की सबसे बड़ी खबरों में से एक है तो दिल्ली में शराब नीति पर सियासी घमासान जारी है। इस बीच दिल्ली बीजेपी हस्ताक्षर अभियान चला रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर यह हस्ताक्षर अभियान बीजेपी की तरफ से जारी है। बीजेपी के अलग अलग मोर्चों के कार्यकर्ता दिल्ली में 15 जगह पे हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और जैसा कि हमारी सहयोगी प्रियंका भी अपडेट कर रही थी कि 2 पीसी होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के घर पे आज एक बार फिर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो शाम 3 बजे तक पहुंचने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको अपडेट कर रहे हैं।
एक स्थानों पर मेट्रो, बाजार, चौक, चौराहे, गांव की चौपाल, झुग्गी झोपड़ी, इन सभी क्षेत्रों में दिल्ली सरकार की भ्रष्ट आबकारी नीति के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो शराब के ठेकेदारों से मिलकर जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, उसका जनता के साथ भ्रष्टाचार अभियान चल रहा है। और आज ये अभियान ये बताने के लिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वो सत्ता में इसलिए आए थे कि वो कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 16% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.3% मार्केट शेयर है, जबकि 12.2% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। तो आप सभी दर्शकों का भरोसा हमेशा हमें लगातार नंबर 1 बना रहा है। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने किया वेलकम। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। एशिया कप में आज से श्रीलंका से भिड़ेगी टीम इंडिया। सुपर 4 में पहुंचने के लिए जीतना जरूरी। शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मैच। पाकिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही।